हाथ जोड़कर विनती है, अगर तुम 16 साल से कम उम्र के हो तो प्लीज इस वीडियो से दूर रहो। मजे ही लेने हैं तो हमारे चैनल पर और भी बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं, वो देखो, दिमाग की नसें खुल जाएंगी। पर प्लीज आज की वीडियो से दूर रहना। ये कोई ड्रामा, कोई क्लिक बेट, कोई डेयर नहीं है, यह जरूरी है। Calm down, sweetheart. Tell me what's happening. Tell me to fucking calm down. You didn't just see what I saw. I don't know what the fuck my words are. I couldn't remember my सन 2007 न्यूयॉर्क, शाम के करीब 6:30 एक मछुआरा गुल आइलैंड के पास से गुजर रहा था। उसने देखा आइलैंड के किनारे पर एक बकरी खड़े होकर लगातार उसे घूरे जा रही थी। बकरी की आंखें इंसानों जैसी लग रही थी। मछुआरे का दिल एक पल के लिए अटक गया, लेकिन क्यूरियोसिटी जीत गई। वो अपनी नाव किनारे तक ले गया। जैसे जैसे वो बकरी के पास जाता जा रहा था, उसने देखा बकरी के पैर कांप रहे थे, जैसे कि वो बहुत देर से किसी चीज का इंतजार कर रही थी। उसने अपनी नजर नीचे घुमाई तो वो मछुआरा देखता है जमीन पर ठीक उस बकरी के पैरों के पास एक और बकरी का सर पड़ा हुआ था, कटा हुआ। और सबसे बुरी बात तो ये थी, वो सर जिंदा था। बकरी के कटे हुए सर की आंखें हिल रही थी और वो आंखें मछुआरे की तरफ देखते हुए रुक जाती हैं। इंसानों जैसी आंखों के साथ वो दोनों बकरियां उस मछुआरे को खौफनाक तरीके से घूरने लगी। अब वो धीरे धीरे अजीब तरह से खिंचते हुए कदमों से सीधा मछुआरे की तरफ बढ़ने लगी। मछुआरा डर गया। उसने बोला, साला ये चल क्या रहा है? कि तभी वो बकरी बोली, जी हां, आपने सही सुना। उस बकरी ने अपनी लड़खड़ाती हुई जुबान में बोला, मुझे दर्द हो रहा है। मछुआरे की रीढ़ ठंडी पड़ गई, खून जैसे उल्टा बहने लगा हो। वो वहां से भागा। फिर पीछे से एक और आवाज आई, मुझे दर्द हो रहा है, देखो उन्होंने मेरे साथ क्या कर दिया। मछुआरा जैसे तैसे अपने घर पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने फोन उठाकर 911 डायल किया और इसकी जानकारी पुलिस को दी। उसने अपने दोस्तों से बात की, पड़ोसियों तक बात पहुंची। सब उस पर हंस दिए। सबने उसे ड्रंक, कंफ्यूज्ड या हेल्यूसिनेटिंग कहा। पर मछुआरे को पता था, वो जो देखकर आया है उसकी रातें बर्बाद करने के लिए काफी है। मछुआरे ने सोचा बस अब पुलिस आती ही होगी। वो डरा हुआ था। फिर अचानक किसी ने उसके दरवाजे पर नॉक किया। उसने दरवाजा खोला और उसकी सांस गले में अटक गई। वो देखता है बाहर दो मिस्टीरियस आदमी खड़े हुए थे। काले सूट, काले जूते, काले दस्ताने, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। और सड़क पर दो काले शीशे वाली एसयूवी खड़ी थी। कोई आवाज नहीं, एक शब्द नहीं, सिर्फ मौन, एक भारी डरावना मौन। एक पड़ोसी अपने फोन पर लगा हुआ था और चुपके से पर्दे के पीछे से यह सब कुछ होता हुआ देख रहा था। काले रंग के सूट बूट पहने वो मिस्टीरियस लोग आखिर कौन थे? नो वन नोस। अगली सुबह दरवाजे खुले, टीवी चालू और फोन मेज पर। मछुआरा और वो पड़ोसी दोनों गायब, मानो जैसे कभी थे ही नहीं। आज तक ना तो मछुआरे का पता चला और ना उस पड़ोसी का, ना उन काले सूट पहने मिस्टीरियस लोगों के नाम। उस दिन के बाद वहां से मिली रिपोर्ट्स को सीधा कूड़ेदान में फेंक दिया गया। सबने कहा ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं। 17 जुलाई सन 2008, गजनी, अफगानिस्तान। CIA आज किसी भी कीमत पर चूकने के मूड में नहीं थी। उन्होंने जाल बिछाया। फिर वो आई, बुर्खा पहने एक औरत। उसके बुर्खे के नीचे उन्हें भारी भरकम बैग मिले। उस बैग में कुछ ऐसा था जिससे पूरी दुनिया को हिलाया जा सकता था। वो सामने था, पर CIA वाले अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उनका दिमाग कह रहा था यह सच नहीं हो सकता, लेकिन आंखें कह रही थी भाई यही सच्चाई है। खैर, बुर्खे वाली औरत से एक लिस्ट भी मिली जिस पर कहां टेररिस्ट अटैक करना है वो सब नोट किया हुआ था। और क्या आपको पता है लिस्ट के टॉप पर किसका नाम था? गुल आइलैंड के पास एक आइसोलेटेड टॉप सीक्रेट आइलैंड, प्लम आइलैंड का, PLUM आइलैंड। और प्लम आइलैंड की एक सीक्रेट लैब नंबर 257 का, एक ऐसा टापू जो गूगल मैप पर भी ऐसा दिखता है जैसे दुनिया ने उसे भूल जाने में ही अपनी भलाई समझी हो। प्लम आइलैंड ये इतना टॉप सीक्रेट है जिसे टॉप सीक्रेट कहना भी इंसल्ट होगी। वहां जाने में तो खुद ट्रंप की भी फट जाए। जो इस टापू पर गया वो इंसानों की दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया। देखिए, प्लम आइलैंड पर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जिन्हें अगर दुनिया ने देखा तो शायद दुनिया चलना ही बंद कर देगी। डोंट वरी, दिल थाम लो और अपनी कुर्सी पकड़ लो। लेटे हो तो आराम से अपनी रजाई ले लो, क्योंकि इस आइलैंड की धज्जियां उड़ने वाली है। और आज मैं कुछ ऐसा एक्सपोज करने वाला हूं जिसे पढ़ एक बार के लिए खुद मैं भी अनकंफर्टेबल हो गया था। खैर,
ऐसी दिल दहला देने वाली वीडियोस कभी कभी आती हैं, लेकिन जो आज आप सुनोगे वो आपने अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी नहीं सुना होगा। 12 जुलाई सन 2008 जेना हट और उसके दोस्त बीच की रेत पर घूम रहे थे। वाइब्स नॉर्मल थी, चिल मूड, सनसेट होने को था, जब अचानक उन्हें किनारे पर एक सड़ी हुई अजीब सी डेड बॉडी मिली। कुछ ऐसा जो ना इंसान था ना सीधा कोई जानवर। बॉडी के 4 पैर थे, चोंच जैसी थूत थी और शेप ऐसा जैसे किसी ने फ्रैंकनस्टाइन को पानी में फेंका हो। रातों रात उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर फट पड़ी। पीपल स्टार्टेड कॉलिंग इट द मोंटेक मॉन्स्टर। और इससे पहले कि कोई साइंटिस्ट इसे कंफर्म कर पाता, बल्कि उससे पहले कि लोग एक बार उसके करीब जाकर प्रॉपरली देख भी पाते, वो बॉडी हवा में गायब हो गई, जैसे हवा में पिघल गई हो। सवाल सिर्फ किसने उठाई का नहीं था, असल सवाल तो यह था वो चीज आखिर थी क्या और आई कहां से। जल्दी सबकी उंगलियां एक ही दिशा में उठने लगी। समंदर के उस पार एक आइसोलेटेड स्पूकी आइलैंड, प्लम आइलैंड की तरफ लोगों की सोच एक ही जगह पर जाकर अटक गई। अगर कोई स्ट्रेंज क्रिएचर दुनिया में कहीं पैदा हो सकता है तो वहीं उसी आइलैंड पर, प्लम आइलैंड पर। PIADC एनिमल डिजीज सेंटर, ऑफिशियली हार्मलेस रिसर्च, अनऑफिशियली अमेरिका की सबसे डार्क बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स की बर्थ प्लेस। और उनका डर जायज था। देखिए, प्लम आइलैंड की हिस्ट्री इतनी ज्यादा स्केची है कि द ह्यूमन सेंटीपीड जैसी फिल्में भी उसके सामने किंडरगार्टन प्रोजेक्ट लगे। गवर्नमेंट का कहना है हमने पुराने सारे बायो वेपन्स प्रोग्राम बंद करवा दिए हैं, सारे प्रोजेक्ट बंद हो गए। क्यूट स्टोरी। लेकिन मोंटेक मॉन्स्टर की बॉडी गायब होने के बाद ये सारे दावे बिल्कुल मजाक लगते हैं। और फिर आइलैंड की हिस्ट्री खोलो तो हर पन्ना लिटरली बिग साइज रेड फ्लैग है। सेफर देन सेफ वाली बात पर यकीन करना लगभग बेवकूफी है। देखिए, अब ध्यान से सुन, कहानी अब नया मोड़ लेने जा रही है। कहानी शुरू होती है सन 1952 से, जब यूएस आर्मी ने जानवरों में तेजी से फैलने वाली डेडली बीमारियों को हथियार बनाने के तरीकों पर रिसर्च करना शुरू किया। ऐसी डिजीज जो बिना कोई गोली चलाए दुश्मन देश की फूड सप्लाई रातों रात तबाह कर दे, क्योंकि एक भूखी सेना ऑलरेडी हारी हुई सेना होती है। तो जब आपके पास एक ऐसा आइलैंड है जहां कोई टॉप सीक्रेट क्लियरेंस के बिना एक कदम भी नहीं रख सकता, जिसका इतिहास बायो वेपन से जुड़ा है, तो क्यों ना इन डिजीज का एक्सपेरिमेंट भी वहीं किया जाए। जी हां, तो चूज किया गया प्लम आइलैंड को। इसके खिलाफ लोगों ने आवाज तो उठाई, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया। गवर्नमेंट ने लोगों का ध्यान भटकाने के लिए कहा कि आर्मी ने यह आइलैंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को दे दिया है, वो भी हार्मलेस एनिमल रिसर्च करने के लिए। लेकिन इस सेफ फैसिलिटी की चाबियां भला होमलैंड सिक्योरिटी के पास क्या कर रही थी। अब सोचिए, कहने को खेतीबाड़ी की रिसर्च और कंट्रोल देश की सबसे बड़ी सुरक्षा एजेंसी के पास। समथिंग सीम्स फिशी। और कारण भी साफ है, कोल्ड वॉर में प्लम आइलैंड का पहला प्रोजेक्ट था FMD, फुट एंड माउथ डिजीज, जो जानवरों में पाया जाता है, मुंह से झाग निकल जाती है। यह इतना इन्फेक्शियस और तेजी से फैलता है कि अगर किसी देश में एक गाय के अंदर भी यह इन्फेक्शन मिल जाए तो बाकी के देश उस देश से बीफ इंपोर्ट करना बंद कर देते हैं। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए हम बात किसकी कर रहे हैं। सन 2001 में यूके के अंदर FMD फैल गई। बीमारी रोकने के लिए 60 लाख गायें, सूरों और भेड़ों को मशीन गन से उड़ाना पड़ा, यानी मारना पड़ा। ताइवान में 40% सूअर मार दिए गए। और यह सब तब जब डिजीज नेचुरली फैली थी। इमेजिन करो, अगर इसे वेपनाइज कर दिया जाए तो क्या कुछ हो सकता है। भूखमरी और अफरा तफरी मच जाएगी। प्लम आइलैंड में यूएस FMD पर रिसर्च कर रहा था, यानी फुट एंड माउथ डिजीज पर। उसी बीच कुछ इन्फेक्टेड जानवर लैब से भाग निकले, जिसके चलते इस प्रोग्राम को तुरंत बंद कर दिया गया। लेकिन आज डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर प्लम आइलैंड से सीक्रेटली रिसर्च कर रहा है। और गेस करो उसका प्राइमरी फोकस क्या है? वही फुट एंड माउथ डिजीज, वही बीमारी जिससे यूएस गवर्नमेंट हथियार बनाना चाहती थी। खैर, यह भी धोखा है, सब झूठ है। प्लम आइलैंड की लैब नंबर 257 में कुछ ऐसा चल रहा है, अगर वो बातें बाहर निकल आई तो दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी। एक क्यूरियस इंट्रूडर ने बताया, लैब नंबर 257 के एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में एक बड़ा सा जार पड़ा हुआ है, जिसके अंदर करीब 10 लाख पिस्सू घूम रहे हैं। और वो पिस्सू बहुत अग्रेसिव हैं, जिन्हें लैब में जानबूझकर मॉडिफाई करके तैयार किया गया है। आप उन्हें अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाओगे, वो बहुत छोटे हैं। सोचो, अगर किसी दिन वो जार गलती से टूट जाए या उसमें दरारें आ जाए और वह मॉडिफाइड पिस्सू लैब से बाहर निकल भागे, तो आधी दुनिया
जी हाँ, सही सुना आपने। दुनिया की आधी आबादी पागल हो जाएगी। मॉन्टेक मॉन्स्टर इंसिडेंट के बाद न्यूयॉर्क सिटी में ही एक और रहस्यमय लाश मिली, इस बार ब्रुकलिन ब्रिज के नीचे। नाम पड़ा मैनहट्टन मॉन्स्टर। यह चीज धरती पर पाए जाने वाले किसी भी जानवर से मेल नहीं खा रही थी। ऐसा लग रहा था किसी ने जानबूझकर इसे बनाया है, पर यह बच नहीं पाया। पार्क्स डिपार्टमेंट ने बोला सुअर है। सालों सुअर के पंजे नहीं होते, पर इसके थे। पुलिस ने कहा यह पंजों वाला सुअर है, तेरा क्या जाता है रे? सालों तुम्हारी ऐसी की तैसी, नो मर्डर, नो इन्वेस्टिगेशन, केस बंद, डन, भागो यहां से। जानवरों के साथ कुछ अजीब हो रहा था, लेकिन यह सिर्फ जानवरों तक नहीं रुका। सन 2010 में प्लम आइलैंड के नो एंट्री बीच पर एक इंसानी लाश मिली। नहीं, वो इंसान नहीं था, पर टेक्निकली वो इंसान ही था। 6 फुट लंबा आदमी जो इंसान जैसा लग रहा था, जिसके हाथ की उंगलियां जरूरत से कुछ ज्यादा ही लंबी थी। यह रहा उसका ओरिजिनल स्केच। खोपड़ी पर न्यूरो सर्जरी के निशान, किसी ने उसके सर में छेद करके कुछ घुसाया था। बॉडी में एंटी सीजर ड्रग्स थे, यानी दौरे रोकने की दवा। पुलिस ने कहा नो मर्डर, नो इन्वेस्टिगेशन, केस बंद, डन, भागो यहां से। आइडेंटिटी अननोन। आज तक हमें नहीं पता वो था कौन, वो कहां से आया और मरा कैसे। 2023 एक और डेड बॉडी प्लम आइलैंड तक बहकर आई, लेकिन इस बार एक बोट में। और सन 2010 की तरह हमें अब भी कुछ नहीं पता। पुलिस ने कहा नो मर्डर, नो इन्वेस्टिगेशन, केस बंद, डन, भागो यहां से। कौन थे ये लोग? क्यूरियस इंट्रूडर्स, बिन बुलाए मेहमान, वो जो कुछ ज्यादा ही क्यूरियस हो गए और आइलैंड में घुस गए। इनसाइडर्स, वो साइंटिस्ट जो बहुत कुछ जानते थे, या फिर कोई टेस्ट सब्जेक्ट्स जिनकी कहानी बताने वाला कोई नहीं बचा। तीसरी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा खौफनाक है, यानी टेस्ट सब्जेक्ट्स। और इस पर ना विश्वास करने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि गवर्नमेंट का इतिहास रहा है अपने ही लोगों पर एक्सपेरिमेंट करने का। टस्की की एक्सपेरिमेंट याद है? सन 1932 अलाबामा, 600 अफ्रीकन अमेरिकन मैन जिन्हें दिया गया फ्री ट्रीटमेंट का झांसा, लेकिन इलाज के नाम पर उन्हें सिर्फ मीठी गोलियां और एस्पिरिन दिए गए। असल में डॉक्टर ये देखना चाहते थे कि सिफिलिस जैसी बीमारी कैसे फैलती है। किसी को यह तक नहीं बताया गया उन्हें दिया क्या जा रहा है। उन्हें बस इतना कहा गया तुम्हारे गंदे ब्लड का इलाज हो रहा है। और सालों तक यह धोखा चलता रहा, जब तक एसोसिएट प्रेस ने इनकी कुंडली नहीं खोल दी। और तब तक 128 मौतें, 40 औरतें इन्फेक्टेड और 19 बच्चे इस बीमारी के साथ पैदा हो चुके थे। टस्की की एक्सपेरिमेंट को आज भी अमेरिका के इतिहास का सबसे घिनौना अध्याय माना जाता है। लोग सोचते हैं टुडेज मॉडर्न अमेरिका में मेडिकल अब्यूज असंभव है, इम्पॉसिबल है। आजकल लोग सीधा गवर्नमेंट पर केस ठोक सकते हैं, पर उनका क्या जिनकी कोई आवाज ही नहीं बची, जैसे जेलों में बंद वो कैदी। जेलों की मोटी दीवार के पीछे ना कोई कैमरा होता है, ना कोई गवाह, ना कोई दुनिया जो उनकी बात सुने। और अगर सरकार को कोई वॉलंटियर्स ना मिले चलेगा, उसके पास पहले से ही लाखों वॉलंटियर्स लॉक्ड हैं। ऐसे इंसान जिन्हें कोई मिस भी नहीं करता, उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं। एनपीआर रिपोर्ट कहती है हर साल अमेरिका की जेलों में 1 करोड़ से ज्यादा लोग आए जाया करते हैं, और उनमें से कुछ लोग कभी बाहर नहीं निकलते। उनकी फाइल बंद, उनकी कहानी खत्म, उनका नाम पहचान सब हवा में। और यह पहली बार नहीं, इतिहास के पन्ने खून की गंध से भरे पड़े हैं। क्या आपने कभी पढ़ा है 64 कैदियों के शरीर में गाय का खून इंजेक्ट किया गया? वो खून कैदियों के शरीर में गया और उन कैदियों की नब्ज ऐसे डगमगाई जैसे कोई मशीन धक्कर बंद हो गई हो। 400 से ज्यादा कैदियों को मलेरिया का इंजेक्शन दिया गया, सिर्फ ये देखने के लिए कि शरीर कितनी देर में हार मान लेता है। कुछ बिस्तरों से उठ नहीं पाए और कुछ उठे ही नहीं। सन 1950 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया के रिसर्चर्स ने 200 महिला कैदियों को वायरल हेपेटाइटिस दिया। सोचो 200 जिंदगियां सिर्फ एक मेडिकल हाइपोथेसिस को टिक करने के लिए। उनकी चीख, उनका दर्द और उनका डर लैब रिपोर्ट में एक फाइल बन के रह गया। ओहायो में तो हद ही पार कर दी। कैदियों को सीधा जिंदा कैंसर सेल्स इंजेक्ट कर दिए गए। देखते हैं बीमारी कैसे फैलती है। बस इतना ही कहा गया था। यह सब डॉक्यूमेंटेड सच है, मैं यहां कोई बकवास नहीं कर रहा हूं। तो अगर सरकार ने यह सब काम खुलेआम किए थे, तो क्या यह कहना गलत होगा कि प्लम आइलैंड जैसी टॉप सीक्रेट जगह पर भी इंसानों पर कुछ चल नहीं रहा होगा? अगला सुपरमैन का फूफा वहीं से तो निकलेगा। देखिए, अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यह स्टोरी अब और भी ज्यादा डार्क होने वाली है। क्या आपने कभी एरिक ट्रॉक का नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि यह बंदा जो करता था वो आप सुन नहीं पाओगे और ना मैं सुना पाऊंगा, पर कुछ तो सुनाना पड़ेगा। दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी के रूगन आइलैंड पर एक बायो वेपन प्रोजेक्ट चल रहा था। प्लम आइलैंड का चचेरा भाई रूगन आइलैंड, जिसका लीड साइंटिस्ट था यह हरामी एरिक ट्रॉट, जो हिटलर के लिए काम करता था। एरिक का मानना था क्यों ना कीड़ों की एक ऐसी नस्ल बनाई जाए जिसे अगर दुश्मनों पर एक बार फेंक दें तो दुश्मन सेना तड़प तड़प कर बीमार होकर मर जाए, बिना एक भी गोली चलाए। दुश्मन खल्लास। यह सुनते ही हिटलर ने एरिक को यह पूरा आइलैंड गिफ्ट कर दिया और कहा, एरिक कुछ ऐसा बना जिससे स्वर्ग और नर्क अमेरिकियों से भर जाए। पर एरिक को इतना वक्त नहीं मिला,
क्योंकि हिटलर जंग हार चुका था। जब अमेरिकन और सोवियत्स जर्मन लैबों में घुसे तो उनके होश उड़ गए। लैबों में भरे उन साइंटिस्ट को जीनियस कहें या हैवान, क्योंकि उन डॉक्टरों और साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट्स की आड़ में बहुत से आविष्कार भी किए थे और बहुत एडवांस थे। जब नाजी हारे तो यूएसएसआर ने एरिक ट्रॉब को पकड़ लिया। उधर यूएस घबरा गया क्योंकि एरिक फुट एंड माउथ डिजीज का एक्सपर्ट था। अगर उसकी नॉलेज यूएसएसआर के पास पहुंच जाती तो बाजी पलट सकती थी। जर्मनी के आविष्कारों पर अमेरिका अपना ठप्पा लगाना चाहता था, इसलिए अमेरिका ने ऑपरेशन पेपर क्लिप की शुरुआत की, जिसमें 1600 से भी ज्यादा नाजी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और स्मार्ट ब्रेन्स को सीक्रेटली अमेरिका लाया गया और उन्हें माफी देकर अपने लिए काम पर रख लिया। और एरिक ट्रॉब उन्हीं में से एक था। ये एक लौता साइंटिस्ट था जिसने प्लम आइलैंड की लैब नंबर 257 में 3 बार विजिट किया। क्यों? लैब नंबर 257 में इसे ही क्यों भेजा गया? देखिए, एरिक ट्रॉब कोई साधारण साइंटिस्ट नहीं था, वो लिटरली एंटमैन था। उसका पूरा ध्यान एक ही चीज पर था, कीड़ों को बीमारी फैलाने की मशीन बनाना। कहते हैं उसने टिक्स और पिस्सुओं पर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिनकी पीठ में लाइम डिजीज चिपकाकर भेजी जा सकती थी। वो कीड़े अब हवा से हल्के और मौत से भारी बन चुके थे। सन 1949 में एरिक अमेरिका आया और अमेरिका ने सन 1954 में प्लम आइलैंड की लैब नंबर 257 का उद्घाटन करके एरिक को गल्ले पर बिठा दिया। और फिर इसमें सारे एक्सपेरिमेंट हुए जिसमें भेड़, बकरी, गाय, पशुओं और सूअरों में जो डिजीजेस फैलती हैं, इसके इलाज के एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुए, जैसे कि अफ्रीकन स्वाइन फीवर, फुट एंड माउथ डिजीज, प्लेग एंड मलेरिया इन बर्ड्स। साथ में दुश्मन देश की फूड सप्लाई कैसे तबाह की जाए, कैसे दुश्मन देश को भूख से मार दिया जाए, उसके एक्सपेरिमेंट भी हुए। और उसी के साथ सीक्रेट तरीके से इंसानों पर भी एक्सपेरिमेंट हुए। सन 1954 के बाद इस तरह के छोटे टिक्स को जैविक हथियार बनाने का काम शुरू होता है, वो भी टापू के आसपास रहने वाले लोगों को बिना बताए। फिर देखो क्या संयोग है, प्लम आइलैंड से सिर्फ 10 मील दूर लाइम कनेटिकट सिटी में उसी बीमारी का पहला आउटब्रेक फूटा। इतना नजदीक मानो बीमारी आइलैंड से खुद चलकर सीधे लोगों के शरीर में उतर गई हो। लाइम डिजीज। अब असली डर सुनो। एक नाजी जो बायो वेपन का उस्ताद था, हिटलर का खास, जिसे युद्ध के बाद अमेरिका की टॉप सीक्रेट लैब में लाकर बिठा दिया गया। क्या एरिक ने जानबूझ के ये बीमारी छोड़ी या फिर ये एक ऐसा गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट था दैट वेंट टेरिबली रॉन्ग? लगभग सन 75 की बात है। प्लम आइलैंड के उस पार एक छोटा सा शहर है जिसका नाम है ओल्ड लाइम, जहां एक शख्स किनारे पर चल रहा था कि तभी उसके पैर पर कुछ चुभा। उसे लगा रेत में पड़ा कुछ कांच का टुकड़ा चुभा होगा। वो घर पहुंचा तो उसका शरीर कांपने लगा। उसने देखा उसके पैर पर लाल रंग का धब्बा था जिसके अराउंड ब्लड जमने लगा और देखते ही देखते वो धब्बा बड़ा होने लगा। उसकी दर्द से चीखें निकल गई। फिर उसने ध्यान से उस धब्बे को देखा, उसमें एक टिक चिपका हुआ था। उसने उसे खींचकर बाहर निकाला। अगले दिन वो बीमार पड़ के मर गया। अगले कुछ ही महीनों में ये टिक्स और ये बीमारी पूरे ओल्ड लाइम सिटी में फैल गई। सबको अलग अलग बीमारियां हो रही थी। डॉक्टर जब तक एक इलाज करता तब तक रोगी को एक और कोई नई बीमारी हो जाती। उसका इलाज होता तो पेशेंट को भयंकर बुखार हो जाता। डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। इसी तरह हजारों लोग मारे गए। ओल्ड लाइम शहर के नाम पर ही इस डिजीज का नाम रखा गया, लाइम डिजीज। लाइम डिजीज के सिम्टम्स हैं भयंकर बुखार, स्किन पर लाल धब्बे, बॉडी पैरालाइज हो जाती है, बॉडी में सूजन और चक्कर आना, भयंकर सर दर्द, ऑक्सीजन की कमी से सांस न लेने की वजह से मरीज की मौत, ऑर्गन फेलियर और ऐसे ऐसे वायरसेस जिन्हें आइडेंटिफाई भी नहीं किया जा सकता। और ये सारी डिजीजेस सिर्फ एक टिक के काटने से होती है। अब ये सारे टिक्स आए कहां से? सबका प्यारा प्लम आइलैंड। पर यूएस गवर्नमेंट और सीआईए मुकर गई। नहीं, प्लम आइलैंड पर तो हम ऐसा कुछ नहीं करते। अगर तुम उस आइलैंड पर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते तो सालों ये कीड़े प्लम आइलैंड पर आए कहां से? झूठ पे झूठ। अब यहां से कहानी और भी ज्यादा डरावनी होने वाली है। हार्ट के पेशेंट अभी दवा खा ले। विली बर्गडॉर्फर, यह वही शख्स है जिसने बोरेलिया बैक्टीरिया खोजा था। पर उससे भी डरावनी बात, विली भी एरिक की तरह कीड़ों पर प्रयोग करता था और विली के टिक्स इंसान का खून चाटते ही बोरेलिया बैक्टीरिया इंसान के ब्लड में घुस जाता था और इस चीज से भी लाइम डिजीज होती थी। देखिए, विली पहले भी सरकार के लिए बायो वेपन्स पर काम कर चुका था। अब उसे अपने कीड़ों के लिए टेस्ट सब्जेक्ट्स चाहिए थे और 1966 में उसने सरकार के साथ मिलकर 3 से 4 लाख जेनेटिकली एक्सपेरिमेंटेड टिक्स यानी मॉडिफाइड टिक्स जंगलों में जानबूझकर छोड़ दिए। जी हां, लाखों।
लाखों टिक्स, और ये सभी के सभी टिक्स रेडियो एक्टिव थे। हर एक टिक्स में अलग अलग वायरस भरे हुए थे। ये टिक्स पेड़ों के पत्तों पर चिपक कर बैठ जाते हैं और अपने शिकार का वेट करते हैं। ये टिक्स हजारों के झुंड में रहती हैं और जैसे ही कोई इंसान या कोई जानवर गुजरता, पूरी टोली की तरह उस पर टूट पड़ते, उनकी बल्ले बल्ले शावा शावा हो जाती है। ये थे लाइन स्टार टिक्स, जो टिक्स की प्रजातियों में सबसे खतरनाक नस्ल थी और है। ये ना ठंड से ना बर्फ से मरती थी, ना रेत में और ना भूख से, बस हवा के मॉइस्चर से पानी पीकर महीनों तक जिंदा रह सकती थी। इस प्रजाति को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता था। डराने वाली बात तो यह है कि एक टिक एक बार में हजारों अंडे देती है। कुछ ही सालों में ये मॉडिफाइड टिक्स पूरे अमेरिका में फैल गई। आज पूरा मैप इनके लाल धब्बों से भरा हुआ है। आज के वक्त अगर आप अमेरिका जाओगे तो हर कोने पर ऐसे वार्निंग साइन बोर्ड लगे हुए हैं। विली ने मरने से पहले स्वीकार किया, मैंने गलती की, लाइम एक्सपेरिमेंट का कोई इलाज नहीं है। जहां ये कीड़े दिखे मार दो, वरना ये हमें खत्म कर देंगे। और डर की बात तो ये है, जंगल में छोड़े गए वो लाखों रेडियो एक्टिव और वायरसेस से भरे टिक्स आज अमेरिका के करीब 60% हिस्से पर कब्जा कर चुके हैं। इन्हें जड़ से मिटाना नामुमकिन, कोई तरीका मौजूद नहीं है। अब इस डेंजरस आइलैंड से फैली हुई वो डिजीज के बारे में सुनो, दिमाग हिल जाएगा। सन 1978 में एक भेड़ लैब से गायब हो गई, जिससे पूरे आइलैंड पर फुट एंड माउथ डिजीज फैल गया। आइलैंड का हर जीव मारा गया। सोचो अगर यह बीमारी उस आइलैंड से मेनलैंड तक पहुंच जाती तो पूरे अमेरिका के जानवर मारे जा सकते थे। खैर, उन्हें मारता कौन? खुद यूएस आर्मी मशीन गन्स लेकर उनका खात्मा करती, जिससे पूरा अमेरिका भूखा मर जाता। कुछ समय बाद लैब नंबर 257 से एक और वायरस फैल गया, रिफ्ट वैली फीवर। असल में हुआ यूं था, लैब से कुछ मच्छर भाग निकले। मच्छरों ने सीधा कुछ साइंटिस्ट पर अटैक कर दिया। फिर वो मॉडिफाइड मच्छर अमेरिका के मेनलैंड तक पहुंच गए, जिससे हजारों लोग अफेक्ट हुए और बहुत सी मौतें होने लगी। आज तक उन मॉडिफाइड मच्छरों की नस्ल जिंदा घूम रही है। इसके 4 साल बाद कुछ और बीमारियां मेनलैंड तक पहुंच गई, जिसकी जानकारी टॉप सीक्रेट है। एक साइंटिस्ट को इबोला वायरस हो गया। हैरानी की बात तो यह है, अमेरिका में यह वायरस आया कहां से? सन 2002 समुद्री केकड़े अचानक आइलैंड के किनारे पर इकट्ठा होकर मरने लगे, वो भी लाखों की तादाद में। पैर रखने की जगह तक नहीं थी। और फिर लैब के 2 साइंटिस्ट मिस्टीरियस तरीके से मारे गए। सबने कहा उन्होंने लैब में कुछ ऐसा देख लिया जो उन्हें देखना नहीं चाहिए था, यानी किसी तरह का ह्यूमन एक्सपेरिमेंट। वैसे तो उस लैब से बहुत सी बीमारियां फैली, ज्यादातर उसका कारण था लैब नंबर 257 की खस्ता हालत। एयर वेंट्स में पक्षियों ने घोंसले बना लिए, लैब की छत से पानी टपकता था और यह खस्ता हालत बढ़ती ही गई, क्योंकि उस आइलैंड पर कोई भी मैकेनिक नहीं जा सकता था और ना ही कोई मैकेनिक वहां जाना चाहता था। सब लोग डरते थे वहां जाने से और वहां का रिपेयर वर्क करने से। रेनोवेशन के लिए उस आइलैंड पर कोई नहीं था। खैर, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट पर आते हैं। वो 2 साइंटिस्ट जो रहस्यमय तरीके से मारे गए, कहते हैं उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया था जो उन्हें नहीं देखना था। और यह बिल्कुल पॉसिबल है। अब दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने पहले भी अपने सिटीजन्स पर घटिया और घिनौने एक्सपेरिमेंट किए हैं। क्या आपने कभी ऑपरेशन सी स्प्रे का नाम सुना है? सुनोगे तो दिमाग हिल जाएगा। ऑपरेशन सी स्प्रे के इस एक्सपेरिमेंट के दौरान यूएस मिलिट्री ने सैन फ्रांसिस्को सिटी के आसमान में लगातार 6 दिनों तक प्लेन उड़ाए, जिनसे कुछ नए नए टाइप के बैक्टीरिया स्प्रे किए गए। आसमान से उन बैक्टीरिया का छिड़काव किया गया, सिर्फ ये टेस्ट करने के लिए कि शहर बायो वेपन अटैक के लिए कितना तैयार है। बायो वॉरफेयर प्रोग्राम में ऐसे सैकड़ों एक्सपेरिमेंट किए गए। फिर सन 1969 में प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने सारे जर्म वॉरफेयर रिसर्च को रोकने का ऑर्डर दिया, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। ऑन पेपर तो सभी सुपर पावर्स और 180 दूसरे देशों ने बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन को मान लिया, पर नजरों से दूर सब कुछ चल रहा था। खैर, एक लैब में क्या चल रहा है यह बताने के लिए एक ही तरीका है, यह पता लगाना और यह जानना कि उसमें इंटरेस्टेड कौन है। और आप विश्वास नहीं करोगे प्लम आइलैंड फैसिलिटी पर किसकी नजर थी। 17 जुलाई सन 2008 गजनी अफगानिस्तान। सीआईए ने जाल बिछाकर बुर्का पहनी एक औरत को पकड़ा। बुर्के के नीचे भारी भरकम बैग मिले। उन बैग्स में कुछ ऐसा था जिससे पूरी दुनिया को हिलाया जा सकता था। हैरानी वाली बात तो यह थी कि वो औरत अफगानी भी नहीं थी। उसके बैग से केमिकल्स ही केमिकल्स निकले। 2 पाउंड सोडियम साइनाइड, जो कि बिल्कुल थोड़ी मात्रा में ही काम तमाम कर सकता है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी हाथ से लिखे हुए नोट्स। प्लान था यूएस में एक बड़ा मास कैजुअलिटी अटैक, और उसमें सबसे टॉप पर नाम था, गेस करो किसका होगा? प्लम आइलैंड। इस औरत को 86 साल की सजा हुई। नाम पड़ा लेडी अलकायदा। उस औरत का असली नाम था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, और इसने MIT से बायोलॉजी न्यूरो साइंस में PhD, मतलब स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाली बंदी थी, और इसका टारगेट था प्लम आइलैंड। सवाल है क्यों? प्लम आइलैंड की लैब में FMD के सैंपल्स भरे पड़े हैं, और ऐसा भी नहीं है कि वहां सब कुछ सेफ है। 3 बार FMD लैब से लीक हो चुका है, और बचाव इसलिए हो गया
क्योंकि वो एक आइलैंड था। मतलब इस रफ्तार से चले तो आतंकवादियों को कुछ करने की जरूरत ही नहीं, सरकार की अपनी नालायकी ही खुद काम कर देगी। एक बार तो एक सीडीसी लैब ने जिंदा एंथ्रेक्स बैक्टीरिया को गलती से दूसरे लैब को भेज दिया जो उसे संभाल ही नहीं सकती थी, जिसकी वजह से 62 लोग मरते मरते बचे। एक और किस्सा, जब सीडीसी लैब ने गलती से एक मामूली फ्लू सैंपल को खतरनाक बर्ड फ्लू से मिला दिया और एक नया ही डेडली स्पेसिमेन बना दिया। अब एक सवाल उठता है, अगर ये इतना रिस्की है तो हम ये जहर पाल ही क्यों रहे हैं? क्योंकि बॉस, इसको ना पालने की कीमत इससे भी बड़ी हो सकती है। जो देश ये रिसर्च नहीं करते वो उन देशों का खाना बन जाएंगे जो ऐसी रिसर्च करते हैं, और इसका सबूत था क्यूबा। कोल्ड वॉर का समय था। फिडेल कैस्ट्रो क्यूबा के नए लीडर बने। कैस्ट्रो यूएसएसआर के काफी करीब था। इसी दौरान यूएसएसआर ने अपने परमाणु मिसाइल क्यूबा में तैनात कर दिए, जिसे देख अमेरिका की फट गई, जिसके बाद सीआईए ने कैस्ट्रो को सत्ता से हटाने के लिए ऑपरेशन शुरू किए। सन 1971 में क्यूबा के एक वेयर हाउस में 2 सुअर किसी रहस्यमय बीमारी के चलते मारे गए। अगले दिन जब वेयर हाउस का मालिक उठा तो पूरा वेयर हाउस साफ, सभी सुअर मारे गए। और अगले कुछ महीनों में क्यूबा के सारे सुअर मारे गए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला ये एक अफ्रीकन स्वाइन फीवर था, जो क्यूबा में इससे पहले कभी पाया ही नहीं गया। यही नहीं, क्यूबा के सभी जानवर धीरे धीरे मरने लगे। ये टिक्स, जो क्यूबा वालों ने कभी देखे भी नहीं थे, इसने पूरे देश को भुखमरी पर लाकर खड़ा कर दिया। क्यूबा पर अब जैविक हमला हुआ था। करने वाला था अमेरिका, क्योंकि ये वायरस पूरे अमेरिका द्वीप पर कहीं नहीं पाया जाता था, सिर्फ प्लम आइलैंड की लैब नंबर 257 को छोड़कर, जिसके बाद सीआईए ने क्यूबा पर बोटुलिनम केमिकल छिड़का, जिससे क्यूबा की 2.5% आबादी मिस्टीरियस तरीके से मारी गई। बिना एक भी गोली चलाए पूरे देश को घुटनों पर लाया गया। फिर क्यूबा के खेतों में अजीब से कीड़ों ने पूरे देश की फसल बर्बाद कर दी। हैरानी वाली बात तो यह थी, 1960 से पहले इन कीड़ों को कभी नहीं देखा गया था। सीआईए सीधा प्रेसिडेंट निक्सन की ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रही थी। इसके ऊपर एक कमेटी बनी। सोचो उसमें कौन मौजूद था? अहमद दादरी, अफ्रीकन स्वाइन फीवर का एक्सपर्ट। और गेस करो वो कहां पोस्टेड था? प्लम आइलैंड। उसने साफ कहा, इस बीमारी की कोई वैक्सीन नहीं। अगर ये अमेरिका में भी फैल गई तो सभी सुअरों को मरना ही पड़ेगा। देखिए, वैसे तो सरकार के अकॉर्डिंग प्लम आइलैंड एक जगह है जहां साइंटिस्ट वैक्सीन डेवलप करते हैं, और कहने का तो वैक्सीन बायो वेपन से कम खतरनाक लगते हैं, लेकिन इन वैक्सीन की रिसर्च उससे भी घटिया है। यकीन नहीं हो रहा तो ये दिल दहला देने वाली कहानी सुनो। नीना गेलन, 10 साल की एक सिवियरली ऑटिस्टिक लड़की। उसकी माँ उसे एक स्पेशल स्कूल में डालना चाहती थी, लेकिन लाइन बहुत लंबी थी। तभी डॉक्टर क्रूगमैन नाम का एक साइंटिस्ट आया। उसने नीना को सीधा एडमिशन दे दिया, और इस तरह बनी नीना एक टेस्ट सब्जेक्ट। डॉक्टर क्रूगमैन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन टेस्ट कर रहा था, सीधा उन स्पेशल नीड्स वाले बच्चों पर। उन बच्चों को या तो वायरस का इंजेक्शन लगाते या इन्फेक्टेड बच्चों की पोटी, कह लीजिए टट्टी, चॉकलेट मिल्क में मिलाकर पिला देते। और क्या आपको पता है, इस महान काम के लिए, टट्टी खिलाने के लिए क्रूगमैन को अवार्ड्स मिले। तो ये तो साफ है, सरकार इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करती है। पर प्लम आइलैंड तो जानवरों का है, ये थोड़ा ना इंसानों पर एक्सपेरिमेंट करता होगा, राइट? लेकिन कुछ कह नहीं सकते। एक कैटेगरी होती है ज़ूनोटिक डिजीज, जो जानवरों से इंसानों में ट्रांसफर होती है। कोरोना याद है? वो वायरस जिसने चमगादड़ से ह्यूमन में ट्रांसफर होने के बाद पूरी दुनिया बंद करवा दी थी। कोविड-19 भी एक ज़ूनोटिक डिजीज थी, और यूएस होमलैंड सिक्योरिटी की वेबसाइट खुद मानती है कि प्लम आइलैंड में कोविड वायरस के सैंपल्स दशकों से पड़े हुए हैं। मतलब 2019 में कोविड फैलने के 30-40 साल पहले से उनके पास पड़े हैं। और इन डिजीजेस पर टेस्ट करने के लिए इंसान और जानवर दोनों की जरूरत पड़ती है। और ये ज़ूनोटिक बीमारियां सरकार को बायोवेपन रिसर्च छिपाने का परफेक्ट कवर देती है। कोई पूछे तो बोल दो, हम तो काउस को बचाने पर रिसर्च कर रहे हैं, पर वही वायरस इंसानों पर भी काम कर जाता है। तो मीडिया इस पर हल्ला क्यों नहीं मचाती? क्योंकि हर खौफनाक दावे के लिए एक मासूम सा बहाना पहले से तैयार होता है। अगर मोंटेक मॉन्स्टर के बारे में पूछ लो तो जवाब मिलता है, वो तो एक फूला हुआ मरा हुआ कुत्ता था, हमें तो नहीं पता बॉडी पता नहीं कैसे गायब हो गई। मोंटेक मॉन्स्टर के बाद भी बहुत सी अजीब सी बॉडीज मिलती रही। अब ये फोटो देखो, अब ये और इसे देखो। कोई भी धरती पर पाए जाने वाला जानवर इससे मेल नहीं खाता। ऐसे क्रिएचर सिर्फ बनाए जा सकते हैं। प्लम आइलैंड में मिली लाश के बारे में पूछ लो तो कहेंगे वो तो बहकर आई थी। लाइम डिजीज के बारे में पूछो तो अरे वो तो 5000 साल पुरानी डिजीज है। मैं सच बताऊं, प्लम आइलैंड के लिए दिए गए किसी भी बहाने का एक भी लफ्ज मुझे मंजूर नहीं, और ना मैं इस पर विश्वास करता हूं। सब कुछ बहुत शेडी लगता है। इसका इतिहास झूठ और मुर्दों की लाशों से भरा पड़ा है। एक रिसर्चर ने एंथ्रेक्स चुराया और 2001 में अटैक किया, जिससे 5 लोग मारे गए। मतलब साफ है, ये डेडली वायरसेस
या तो गलती से लीक हो सकते हैं या जानबूझकर चुराए जा सकते हैं। अगर ये सब कुछ सुन के आपकी चिंता बढ़ रही है तो खुशखबरी ये है, प्लम आइलैंड बंद हो रहा है। बुरी खबर, इसकी जगह कैंसस में और भी बड़ी जगह में यह फैसिलिटी खुल रही है, वो भी अमेरिका के बीचों बीच। याद है एफएमडी के 3 केस जो प्लम आइलैंड से बाहर निकले थे, वो आइलैंड था, बचाव हो गया। अब वही रिसर्च टोर्नेडो वैली के बीचों बीच होगी, एक ऐसी स्टेट में जो बहुत सारा खाना प्रोड्यूस करती है और जहां एक बवंडर किसी भी वायरस या बैक्टीरिया को पूरे देश में फैला सकता है। सोचो क्या गलत हो सकता है। और अब शायद आपको यह भी पता चल गया होगा कि क्यों इंडिया, हमारा हिंदुस्तान, अमेरिका से अमेरिकन कॉर्न्स यानी मॉडिफाइड कॉर्न्स और अनाज क्यों नहीं मंगवाता। ओवर एंड आउट।